तो लास्ट क्लास में हमने है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर और टर्म्स देखा था, है ना, लाइक जनरल टर्म क्या होते हैं, है ना, ये सब चीजें हमने चर्चा किया था, है ना। तो उसमें तो सबसे पहला काम ये है कि जो नंबर और टर्म्स होते हैं उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ना। तो मैंने ये बताया था आपको कि अगर कोई भी एपी है ना जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस अगर डी है ना, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो उस एपी का है ना जनरल टर्म या फिर nth टर्म वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए, है ना। और इस पर हमने काफी प्रॉब्लम्स किए थे, है ना? आज का भी लेक्चर से स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम के साथ, ठीक है? तो चलिए फटाफट एक प्रॉब्लम लेते हैं। लिखो द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू टू एपी दो एपी आपको दे रहा था, एक है 3, 7, 11, ऐसे चलता जा रहा है, ये है 407 तक, ठीक है। एंड जो दूसरा एपी है वो है 2, 9, 16, और इसका लास्ट टर्म है 709, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आया क्या है बच्चों? इसने बोला द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू टू एपी, दो एपी दे रखा है, आपको दिख ही रहा होगा, एक एपी ये है आपके सामने, दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है। तो इस दोनों में कितने ऐसे टर्म्स हैं जो कि कॉमन है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन चलिए, ठीक है। ट्राई करो, कॉमन टर्म बताना कितने होंगे तो। है ना, इस दोनों एपी के
कितने कॉमन टर्म्स पॉसिबल है, वो आपको बता। कॉमन टर्म समझ रहे हो, कॉमन का टर्म मतलब जो दोनों में अवेलेबल, जो फर्स्ट वाले एपी में भी हो वो टर्म्स दूसरे वाले में भी। चलो देखो, ये नहीं नया क्वेश्चन आपके लिए, डोंट वरी, देखो कंसेप्ट समझेंगे, है ना। यहाँ पे एक और चीज आपको सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे पहला एपी क्या है, देखो जब भी कॉमन टर्म्स की बात हो ना, तो आप एपी को एटलीस्ट इतना तक तो जरूर लिखो ताकि एक कॉमन टर्म दिख जाए। जैसे अभी तो क्या है, 3 7 11 है, 2 9 16 है, दिख ही नहीं रहा है कि नहीं। हाँ नहीं सर, लास्ट टर्म हम जो सबसे छोटा वाला है ना उससे निकालते हैं, है ना। और लाइट चली, तो यहाँ पर सीखो, ये क्या है आपका, जैसे पहला एपी क्या है, 3 7 11, है ना। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना, इस वाले एपी का मैं बोलूं कॉमन डिफरेंस कितना है, इस एपी में मान लो इसका कॉमन डिफरेंस है T1, पहले वाले एपी का तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4। अब ये कैसे 4 4 से आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, 3 7 11, है ना, फिर क्या आएगा 15 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, 27 आएगा, है ना। वैसे आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना लिख लो ताकि एक कॉमन टर्म दिख जाए। जो दूसरा वाला एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 का, तो मान लिया उसका कॉमन डिफरेंस T2 है जो कि 7, ठीक है। अच्छा ये जा रहा है 407 तक, ठीक है। दूसरा वाला जो एपी है वो जा रहा है 709 तक, लेकिन 7 है कॉमन, तो 2 होगा, 9 होगा, फिर 16, फिर 16 और 7 23, तो दिख गया आपको, एक कॉमन डिफरेंस दिख गया ना यहाँ पे, दिख रहा। मतलब जो इस दोनों एपी में, है ना, जो पहला कॉमन टर्म होगा, है ना, जो दोनों में अवेलेबल, वो क्या है 23 है ना। तो जो दूसरा एपी आप बनाओगे उसका पहला टर्म, मतलब कि ये तो पहला एपी था, ये दूसरा एपी, इस दोनों में जो कॉमन टर्म है वो कितना है, 23 आया, और भी आगे आएगा, है ना, अपने को नहीं पता, लेकिन अभी के लिए हम इतना तो बोल सकते हैं ना कि 23 जो होगा अपना, उस कॉमन टर्म्स वाला एपी का पहला टर्म होगा, होगा कि नहीं। अब इसके बाद क्या आएगा, तो देखो इसका दो तरीका है, एक तो ये है कि आप देख लो पैटर्न कहां तक जा रहा है, दूसरा एक तरीका मैं ये अभी बताता हूं ऐसे, कि अगर किसी भी दो एपी का आपको कॉमन डिफरेंस पता है, जैसे यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस 7 है, तो इस दोनों एपी से जो कॉमन टर्म दोनों में अवेलेबल है, उससे जो तीसरा एपी बनेगा, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हम इसके इस दोनों के एलसीएम से निकालते हैं। मतलब क्या कि जैसे आपके सामने एक T1 और T2 है, तो आप क्या करो एलसीएम ले लो, है ना। ये मैं समझाऊंगा अभी, अभी के लिए आपको यही यूज करना है शॉर्ट ट्रिक। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, T1 T2 का बताओ, एलसीएम लेने तो सभी को आता ही है ना। किसका एलसीएम लेना है, 4 और 7 का, तो 4 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 हो गया इस दोनों नंबर का एलसीएम, और ये दोनों नंबर क्या था, तो ये पहले एपी का कॉमन डिफरेंस, ये दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस। तो एक नया चीज यहाँ पर ये सीखने को मिला क्या, कि अगर दो गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस पता है, तो वो एपी जो उस दोनों में कॉमन टर्म से बनेगा, जैसे 23 कॉमन है ना, फिर अगला भी कॉमन जो आएगा, है ना, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब इस तीसरे वाले एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पक्का 28 होगा। तो अगर 28 होगा तो आप 23 में 28 ऐड कर दोगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस प्लस का है, तो 23 में 28 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 8 3 11 51 हो जाएगा। चेक करो, है कि नहीं, कितना हो जाएगा 51। तो आप चाहो तो यहाँ पर दूसरा टर्म भी लिख कर देख सकते हो, कॉमन 51 ही आएगा, जैसे दिखाता हूँ आपको। देखो ये 27 तक गया, फिर आगे बढ़ते जाओ,
है ना, बस आपको प्रूफ करने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी प्रॉब्लम में ये नहीं करना है। आपको ऐसा हो रहा ना होगा कि सर एलसीएम ही क्यों लिए, तो आप यहाँ से देखो 23 27, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, तो अगला टर्म क्या होगा 31, फिर आएगा 35, फिर आएगा 39, फिर 43, फिर 47 और फिर आएगा 51, है ना। 51 के बाद भी आएगा और ये कहां तक जाएगा 407 तक, लास्टली 407 तक जाएगा, ठीक है। दूसरा वाले का कॉमन डिफरेंस 7 है, तो 23 के बाद कितना आएगा 30 आएगा, फिर 37 आएगा, 37 के बाद क्या हो जाएगा 44, और 44 के बाद क्या हो जाएगा 51, है ना। तो आपको दिख गया दूसरा भी, आपको दिखा ना 51 आया ना दूसरा टर्म। अब तुम खुद सोचो, ये दूसरा टर्म निकालने के लिए मैंने इतने तक लिखा, तब जाकर मुझे पता चला। लेकिन अगर मैं ये एलसीएम वाला कंसेप्ट अगर यूज कर लेता तो डायरेक्टली मुझे पता चल जाता कि इसका दूसरा टर्म 51 है ना। एक तो देखकर पता चल गया कि दूसरा कॉमन टर्म 51 है, और एक तरीका क्या था कि हम डायरेक्ट एलसीएम से ही बता सकते थे कि उसका कॉमन डिफरेंस इतना। अच्छा, ये कहां तक खत्म होगा 709, ठीक है। यहां तक सारे बच्चे लगभग कर लेते हैं कि सर जो कॉमन टर्म्स वाला एपी है ना, कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म्स एपी, जो कॉमन टर्म्स एपी बनेगा वो पक्का यही होगा 2351, पहला टर्म ये होगा, दूसरा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये इंड कहां पर होगा, है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना सर ये खत्म कहां, मतलब कहां तक जाएगा। तो तुम इसके लिए बेसिक कंसेप्ट लगा सकते हो। देखो जो पहला वाला एपी है ना, उसका लास्ट टर्म कितना है 407 है, मानते हो या नहीं। हाँ सर। और जो दूसरा वाला एपी है वो क्या है 709 तक जा रहा है। तो जो कॉमन टर्म होगा क्या 407 से ज्यादा हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई पहली वाली एपी तो 407 पे खत्म हो जाएगी। अब अगर पहला वाला एपी 407 पे खत्म हो गया तो हम 709 तक क्यों जाएंगे, कॉमन टर्म 407 के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कॉमन टर्म आएगा तो 407 तक ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन टर्म्स का एपी होगा उसका लास्ट टर्म 407 होगा या उससे कम ही होगा। या तो 407 कॉमन आ जाए, वो चेक कर लेंगे, कैसे चेक करते अभी बताते हैं, या फिर उससे कम आएगा। ये लॉजिक समझ में आया ना। अरे देखो ना, पहला चीज अगर कोई ऐसे चलते जा रहा है, मान लो 10 पे खत्म हो रहा है, दूसरा चीज मान लो खत्म हो रहा है 15 पे, तो मैं बोलूं इस दोनों में अगर मुझे कॉमन देखना है तो 10 से ज्यादा तो कॉमन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो 10 पर ही फिनिश हो रहा है। तो 10 से आगे की बात करना क्या है, वेस्ट है ना, कोई उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो यहां भी वही है, अगर पहला वाला एपी 407 पे खत्म हो रहा है तो इसका मतलब हम 407 तक ही देखेंगे भाई कॉमन टर्म क्या आ रहा है। तो या तो 407 होगा या उससे कम होगा आपका कॉमन टर्म्स वाले एपी का लास्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर है। यानी कि ये ऐसे चलता जाएगा, है ना। और जो भी मान लो इसका लास्ट टर्म ले लिया टीएन है ना, निकालते कैसे सीख लो, टीएन है मान लो लास्ट टर्म, ठीक है। तो टीएन जो होगा वो पक्का आपका क्या होगा बच्चे, इधर देखो, जो टीएन होगा वो पक्का या तो 407 होगा या फिर 407 से छोटा होगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। अगर 407 उसका कॉमन टर्म होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो एन से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो लेट्स से, तो टीएन का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है ए प्लस एन माइनस, होता है ए तो आपको पता ही है 23 है, तो 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी भी पता है आपको 28 है ना। डी कितना है बच्चा आपका 28 है, ओके गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड। तो डी क्या है आपका ये है, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 407। अब 23 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा एन माइनस 1, है ना, ये इंटू 28 इज लेस देन 407 में से 23 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 384, है ना, चेक कर लेना प्लस माइनस, है ना, यही आएगा 384 हो जाएगा। फिर इसको 28 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो इधर देखो,
तो फाइनली जो आपका टीएन है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाई 28, है ना। तो करके देखो इसका क्या आएगा। कितना होगा, ये तो पूरी तरह तो कटेगा नहीं, तो अगर पूरी तरह नहीं कट रहा है तो अप्रोक्स वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 7, 4 से तो दोनों कट रहा है, तो 4 सत्ते 28, और ये कितने टाइम्स कटेगा, 4 नम 36, 4 छक्के 24, 96 हो जाएगा। यानी कि टीएन की वैल्यू आपका 96/7 से छोटा होगा। अच्छा टीएन, सॉरी टीएन ले लिया, इधर क्या है n-1 है, तो ज्यादा बेस्ट है हम n-1 ही रखते हैं। टीएन तो हम ऑलरेडी पुट ही कर चुके हैं, तो ये है n-1, ये भी क्या आपका n-1, तो n-1 की वैल्यू ये आ गई। अब देखो आपको ये क्या दिख रहा है, ये तो फ्रैक्शन में आएगा, इंटीजर तो आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 407 इसका कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर 407 इसका कॉमन टर्म होता तो फिर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिर इंटीजर आता। ठीक है, तो अपने को तो बस आइडिया लगाना था, ठीक है ना, कि कहां तक जा सकता है, तो आइडिया ऐसे ही लगाना है। बस आप ये देख लो 96/7 का अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगा, तो 13 से करोगे तो 91, मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। अरे 7 से 96 में करो तो क्या होगा, 9 2 6 13 दूना 26, सॉरी 7 3 21, 5, फिर डेसिमल दोगे 0, 7 से दो, मतलब समझ 13.7 के आसपास जा रहा है। तो ये तो लगभग 13.60 है, तो हम क्या बोलेंगे कि n-1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 13.7 और कुछ होगी। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इधर चला जाएगा तो 14.7 या फिर उससे छोटी होगी। ठीक है, अब देखो ये इंटीजर नहीं आया, दैट मीन्स ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो हमने 407 लिया था, है ना, वो इस कॉमन टर्म्स में नहीं आएगा, मतलब वो उसका कॉमन टर्म नहीं है वो दोनों का। तो फिर कॉमन टर्म कहां तक जाएगा, तो ये आपको बता दिया ना कि 14.7 से n की वैल्यू 14.7 या उससे कम होगी। तुम खुद सोचो ना, 14.7 या फिर उससे कम, तो 14.7 तो हो नहीं सकता, बिकॉज इन नंबर और टर्म्स क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो 14.7 अगर नहीं हो सकता तो उससे कम वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14.7 से कम इंटीजर क्या है, जस्ट कम 14 ही तो है, यानी कि n की वैल्यू आपकी 14 हो गई। क्या ये लॉजिक समझ में आया, तो यही तो बताना था आपको, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो ये सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बोलो देख लो भाई, ये यहां पर हमने, है ना, कोई भी स्टेप समझने में देखिए, ये एलसीएम वाला कंसेप्ट यूज करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, है ना। एलसीएम वाला कंसेप्ट, एक सेकंड होल्ड करो, ठीक है आप, हेलो, यस हेलो, अच्छा अच्छा ठीक, ठीक है, ये समझ में आया, ये लिखिए आप लोग तब तक। हाँ
चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब हम बात करते हैं सम की, है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है ना, एक एपी में n टर्म्स का सम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल, है ना, ज्यादा इसमें आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, बस मैं एक बार ये बता देता हूँ कि फॉर्मूला आता कैसे है ना। तो बस छोटी सी चीज है, जैसे मान लो आपके पास एपी दे रखा है ना, वो है ए, है ना, ए प्लस डी, जनरल एपी ले लो, है ना, ए प्लस 2d। ठीक है, ऐसे करते करते मान लो n टर्म्स है, तो nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू, यही होगा। तो मुझे n टर्म्स का सम बताना है, मतलब Sn बताना है। तो तुम मान लिया कि Sn बराबर क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म का सम। तो क्या लिखेंगे, a लिखेंगे प्लस का a प्लस डी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे, फिर ऐसे चलते जाएंगे। लास्ट टर्म क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यहीं तक जाएगा, मानते हो या नहीं। ऑल राइट, ये तो एसन हो गया। अब क्या करो आप, है ना, अब कोई चीज मान लो ऐसे लिखिए, मैंने बोला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना, ऐसे करके मान लो 10 तक लिखा है। तो इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, है ना, 1 तक। तो एक ही बात है ना, इसका सम और इसका सम सेम ही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमने यहाँ पर वही किया, ये जो एस एन लिखा था ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, लास्ट टर्म में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमने इसको जस्ट अपोजिट करके लिख दिया, मतलब एस एन बराबर, अब मैं इधर से लिखना शुरू कर रहा हूँ लास्ट टर्म से। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 2 हो जाएगा, एन माइनस 2 इंटू डी, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा। और ये जो पहला टर्म था अब इधर लास्ट में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, उल्टा करके लिख दिया। अब क्या करो, इस दोनों को ऐड कर दो, है ना, बेसिकली हम लोग फॉर्मूला एक चाहते हैं ताकि डायरेक्ट निकल जाए, तो हमने क्या किया, इस दोनों को ऐड कर दिया। तो लेफ्ट साइड में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एस एन प्लस एस एन क्या होता है, 2SN। सबको समझ में आ रहा, गुड। नाउ राइट साइड में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ भी ए है। हम इस टर्म को इससे ऐड करेंगे, इस टर्म को इससे ऐड करेंगे, सिमिलरली ये वाला टर्म इससे ऐड होगा, ऐसे चलते जाएगा। तो ए वाला जब इसके साथ में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा, 2a। उसके बाद क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी बचेगा, तो यहाँ लिख दिया n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आ गया। फिर साथ में प्लस, जब इस दोनों को ऐड करूंगा तो फिर से ए क्या हो गया, 2a प्लस, अब यहाँ पे d है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे क्या है, n माइनस 2 इंटू डी। तो जब इसको आप ऐड करो, तो मैं इधर दिखाता हूँ, देखो d को जब आप n माइनस 2 इंटू डी के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, d कॉमन ले लो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो d कॉमन ले लिया। इसके बाद यहां से क्या बचेगा, 1, और यहां से बचेगा n माइनस 2, है ना बच्चों। फिर देखो, तो ये d तो रहेगा ही, अब इसको सॉल्व करो तो 1 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा, n माइनस 1 ही बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं d और इसको, इस दोनों को भी ऐड करता हूं तो मुझे n माइनस 1 इंटू डी ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, n माइनस 1 इंटू डी ही मिलेगा। सिमिलरली आप जब इसको यहाँ वाले टर्म से ऐड करेंगे ना, तो आपको फिर से वही मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे देखो लास्ट टर्म करके देख लो, तो a क्या हो जाएगा, 2a, और फिर से आपको n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया। तुम बोलोगे सर कैसा हो गया, तो देखो ये सब तो एक ही जैसे दिखने लगा, मतलब कुछ ऐसा हो गया।
कि सर हमारे पास ऐसे आ गया 2+2+2+2 ऐसे चलता जा रहा है। तो मान लो 2+2 3 बार है तो हम क्या करते हैं 3 × 2 कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। 4 बार होगा तो 4 × 2 कर देते हैं, जितनी बार होता है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं पूछूं कि जो 2a + n - 1 × d है वो कितनी बार है, तो आपने कितने टर्म्स को ऐड किया था उतनी बार होगा। तो हमने कितने टर्म्स को ऐड किया था बच्चे पार्टी, तो हमने किया था n टर्म्स को ऐड। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये कितने ऐसे बार लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है। अब अगर ये n टाइम्स लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 2a + n - 1 × d, है ना। जैसे 10 बार होता तो 10 इंटू इतना कर देते, n बार है तो n इंटू इतना कर देंगे। क्या लॉजिक समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर। तो ये आ गया आपका 2SN, मुझे तो SN चाहिए तो इस 2 को मैं इधर ले आया। तो हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि SN का एक फॉर्मूला मिल गया क्या, कि सम ऑफ n टर्म्स बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। क्या क्लियर हुआ बताइए। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना, याद ही होगा आई थिंक, ये तो काफी इजी फॉर्मूला होता है। फिर भी जिसको नहीं पता वो जरूर इसको लिख लेंगे और याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, n क्या है यहाँ पे, है ना, n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान देना। n क्या है बच्चा पार्टी, n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है यहाँ पे, a है आपका फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर किसी एपी का 3 चीज आपको पता है, कौन कौन, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब उसमें कितने टर्म्स है एपी में, फर्स्ट टर्म मतलब a, और कॉमन डिफरेंस। ये 3 चीज अगर आपको पता है तो आप उस एपी का सम ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर सिर्फ यही 3 चीज पता होगा तभी सम ऑफ निकाल पाएंगे क्या किसी एपी का, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं भी पता है ना, उसके प्लेस पे लास्ट टर्म पता है तो भी आप उसका सम बता सकते हो। तो पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, है ना। तो पहला फॉर्मूला तो यही आ गया सम का, क्या बच्चे, कि n/2 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि वेयर मतलब जहां, n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ये लिख लेना नोट्स में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन रखते हैं, सर n क्या था, a क्या था। a है आपका फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स पूरे एपी की बात हो रही है ना, तो एपी लिखना आप समझ जाना। ए क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और डी क्या आपका कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, अब इसी में हम यहीं से एक और नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। देखो बच्चे, हमने क्या किया, ये n/2 आपको दिख रहा, और ये क्या है 2a + n - 1 इंटू। ठीक है, तो इस 2a को ना मैं ऐसे लिख दिया, देखो n/2 तो रहने दिया, इस 2a को हम ऐसा लिख सकते हैं a + a, 2a है तो a + a लिख ही सकते हैं, है ना, प्लस n - 1 इंटू d। क्या लॉजिक समझ में है ना, इस 2a को मैं a + a लिख दिया तो ये बन गया। अब इस पूरे टर्म को ध्यान से देखो, इस पूरे टर्म को, तो आपको क्या पता चल रहा कि यार ये तो a + n - 1 इंटू d है, और a + n - 1 इंटू d क्या होता है, अभी बताया। a + n - 1 इंटू d क्या होता है, उस एपी का nth टर्म होता है ना, कल भी बताया था, बहुत सारे प्रॉब्लम भी करे हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ नहीं, उस एपी का nth टर्म है। अच्छा, और हम सम कितने टर्म्स का निकाल रहे हैं, तो हम सम भी n टर्म्स का ही निकाल रहे हैं। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना, ये एपी के लिए लास्ट टर्म हो गया, उस एपी का लास्ट टर्म हो गया जिसका हम सम निकालने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, Sn बराबर आ जाएगा n/2, है ना। तो ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा Tn। ठीक है, अच्छा a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चलो a क्या आपका फर्स्ट टर्म है, ये तो फर्स्ट टर्म है तो हम इसको T1 भी लिख सकते हैं। तो एक नया फॉर्मूला आपको क्या बोला, Sn बराबर n/2 इंटू T1 + Tn। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, n/2, T1 का मतलब होता है बच्चा पार्टी फर्स्ट टर्म, है ना,
प्लस टीएन का मतलब हो गया, क्योंकि इसमें एन टर्म का ही सम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर टीएन ही आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ। तो फटाफट ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लेंगे, है कि नहीं? तो आपके सामने ये दो फॉर्मूले आ गए, है ना, सम निकालने का। एक तो ये है जो आपके ऊपर दिख रहा है ना, इसमें हम कब यूज करेंगे? जब आपको ए एन ए डी तीनों पता है ना। और इसको कब यूज करेंगे? जब आपको नंबर और टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है मतलब ए पता है, और लास्ट टर्म पता है मतलब कॉमन डिफरेंस अगर नहीं पता है, फिर भी आप इस फॉर्मूले का यूज करके फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से सम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बोलोगे सर बहुत हो गया, है ना, अब प्रॉब्लम्स कराते हैं, है कि नहीं? तो फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम करने हैं ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अपना शार्पनेस टॉपिक पे बढ़ेगा, कमांड बनेगा, और हम उतने अच्छे जेई के प्रॉब्लम्स भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट, क्या बताना? सम ऑफ फर्स्ट 12th, सम ऑफ फर्स्ट 12th नहीं करते, 12 ज्यादा सही है, तो लिखो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, एपी दे रखा है आपको, ऐसा दे रखा है 30, 26, 22। चलिए इस एपी का, है ना, ऐसे ये इन टर्म्स तक दे रखा है, ठीक है, या कहीं तक दे रखा है, डजंट मैटर। आपको तो बस बताना है फर्स्ट 12 टर्म का सम बताना, पहले 12 टर्म। फटाफट ट्राई करो। आप तो ये सोचो कि सम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर और टर्म्स, तो उसने तो बोल ही दिया 12 टर्म का सम बताना है। फिर क्या चाहिए? पहला टर्म, और फिर चाहिए कॉमन डिफरेंस। बस सॉल्व करो, आंसर बताओ। है ना, एक बच्चे का आंसर आ भी गया, गुड। ओके, वेरी गुड। देवांश, चेतन, बिट्टू, ध्रुव, है ना। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, बस आपको फॉर्मूला रिकॉल कराने के लिए करा दिया, बाकी ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है। तो यहाँ पर दिख ही रहा आपको, पहला टर्म कितना बचा? 30 है। कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? देखो कॉमन डिफरेंस निकालने में इसमें गलती मत करना, 26 में से 30 को माइनस करेंगे, ध्यान देना। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 26 माइनस 30, मतलब माइनस का 4 है। वैसे भी आपको समझ जाना चाहिए 30 के बाद 26 है, मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा पक्का। तो क्या आ गया? माइनस का 4। नंबर और टर्म्स जिसके सम निकालने हैं वो कितने? 12। पहले 12 का ही सम बताना है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है? S12। तो क्या होता है? n/2, मतलब 12/2 इंटू, ये वाला फॉर्मूला है ना, पहला वाला जो है ना, ये वाला यूज कर रहा हूं, n/2 इंटू 2a n-1 इंटू डी। तो कर लो, n/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 30 प्लस n-1, n-1 करेंगे तो n की वैल्यू तो 12 है, तो 12-1, और d की वैल्यू -4 है, ध्यान देना, +4 लेंगे गलती हो जाएगी। तो ये तो कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, तो 2 छक्के 12, 6 आ गया। इसको सॉल्व करो, 60, और यहाँ से 12 में से 1 गया तो 11 चौक 44, माइनस का 44। देखो यही आएगा, चेक करो भाई। 12 में से 1 गया तो 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 44 ही होता है, 11 चौक 44, माइनस है। अब 60 में से 44 को माइनस करना है, कितने होंगे? 44 और 6 50,
10 60, तो आंसर क्या आ गया 96। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे ने सही आंसर किया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, है ना। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, फटाफट लिखे, है ना। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, ये आपको भी पता है। जैसे कल बढ़ते बढ़ते हम लोग एडवांस पे पहुंच गए, तो आज भी ऐसा ही करेंगे। फटाफट लिखे, आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल्स, लिखो फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल, find maximum possible sum of an AP, है ना। 40, 37, 34, है ना। ये मान लो n टर्म्स तक जा रहा, कहां तक जा रहा, n टर्म्स तक। चलिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर है, ऊपर का मतलब थोड़ा सा अच्छा है। देखो क्या बोला इसने, मैं एक बार समझाता हूं फिर आप लोग ट्राई करना। हाँ, बोला फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम। अब इसका हिंदी क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल सम का मतलब ये हुआ बच्चे कि वो ज्यादा से ज्यादा, है ना, सम कितना होगा इस एपी का। मतलब इस एपी के मान लो कि मैंने 5 टर्म का सम किया, तो वो आ गया कुछ, मान लो लेट सपोज 100 आ गया। 10 टर्म का सम किया, मान लो वो 200 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे। और मान लो 12 टर्म का सम किया, तो मान लो आ गया 196। तो क्या होगा, मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा सम मान लो 11 कर दिया, तो 196 आ गया। तो आपको दिख रहा है ना, जब 10 टर्म का सम कर रहा हूं तो 200 आ रहा है, लेकिन जब 11 टर्म का सम कर रहा हूं तो घट गया, 196 हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो एपी जो है ना डिक्रीजिंग वाला होगा, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी वही है, 40 है, 40 के बाद क्या है 37 है, 37 के बाद 34, मतलब ये घट रहा है। तो घटते 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 क्या होगा, या तो 0 होगा या नेगेटिव आएगा, है ना। घटते घटते ये कम होते होते या तो 0 अगर इसमें होगा तो 0 भी आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो तुम खुद सोचो ना, जैसे ही नेगेटिव होगा तो वहां से अगर मैं उस टर्म को ऐड करूंगा तो वैल्यू कम होती जाएगी ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो क्या समझ आने की कोशिश कर रहा हूँ, समझेंगे इसको, है ना। बहुत मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो ये जो आपके सामने एपी है बच्चा, वो दे रखा 40, 37, 34, है ना। ये चलता जा रहा है इन टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अगर ये इन टर्म्स तक जा रहा है, ध्यान से समझो, तो सबसे पहला काम इसको देखकर मेरे को 2 चीजें तो क्लियर देखे कि पहला टर्म सर 40 है, कॉमन डिफरेंस, है ना, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, वो है -3 है। ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस -3 है। एक बच्चे ने आंसर किया, है ना, एक बच्चे ने आंसर किया है और उसका आई थिंक सही है, वेरी गुड देवांश। चलिए तो यहां से क्या पता चला, 40 और कॉमन डिफरेंस क्या है -3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये एपी जब आप लिखोगे तो ये तो 3 से हर बार कम हो रहा है। अरे 37 के बाद 34 हुआ, 34 के बाद फिर 3 कम कर दो, 31 हो जाएगा। 31 के बाद फिर 3 करो, क्या आ जाएगा 28 हो जाएगा। अब ये कम होते होते या तो 0 आएगा, कल भी एक इस टाइप का एक नंबर और टर्म्स में किया था, अगर 0 नहीं होगा तो डायरेक्ट वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो आप खुद सोचो ना कि मान लो 0 तक आ गया, अब उसके बाद ये टर्म अगर उस एपी में ऐड करोगे तो माइनस वाला अगर ऐड करते हैं किसी चीज में तो वैल्यू कम होती है या बढ़ जाती है, कम होने लगती है। यानी कि अगर मैं यहां तक ऐड करूंगा तब तो ठीक है, उसका मैक्सिमम पॉसिबल सम आएगा, लेकिन जैसे ही पहला नेगेटिव टर्म उसमें ऐड कर दूंगा तो फिर उस एपी का जो सम है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। देखो अभी तो बढ़ेगा, जब तक पॉजिटिव नंबर उसका मैं ले लूंगा तब तक तो उसका सम बढ़ता जाएगा। अरे कोई भी नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे बच्चा पार्टी, तो उसका सम क्या होगा, बढ़ेगा ही ना। जैसे 2 में 3 ऐड करूंगा बढ़ जाएगा, फिर 3 में 5 ऐड करूंगा और बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर ऐड कर दूंगा तो सम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुझे तो मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम सब कम,
है ना, मतलब कि इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबल वैल्यू कब होगी, तो जब सारे पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करोगे बच्चा पार्टी, तब उस समय आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो पहले तो ये देखना होगा ना भाई, इसका नेगेटिव कहाँ किस टर्म से शुरू हो रहा है। अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि नेगेटिव इस टर्म से शुरू हो रहा है, चलिए बहुत सारे बच्चे के आंसर आ रहा है, गुड, तो क्या होगा उससे कि हमको ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे सम कहां तक करना है ना। तो ये करना तो कल भी सिखाया था नेगेटिव का। अब मान लो कि जीरो कहीं ना कहीं बन रहा है, भले बने ना बने, कल सिखाया था ना, मान लो इंटीजर नहीं आएगा तो समझ जाना है कि उसके आगे पीछे वाला फ्रैक्शन के आगे पीछे वाली वैल्यू ले लेनी। तो मान लिया कि इसका है ना nth टर्म जो है ना वो जीरो बना रहा है ना, इसका nth टर्म मान लिया इसका nth टर्म जो जीरो बना रहा है ना, मान लो nth टर्म इसका जीरो। तो हम देख लेते हैं nth टर्म क्या होगा, वो होगा a। तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या कैलकुलेशन, चलो पूरा लिख देता हूँ। tn हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, तो tn को हम तो हमको जीरो करना है, अब चेक करना है कि n की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रही है। तो क्या हो जाएगा 40 n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या बच्चा -3। इस 40 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा n माइनस 1 है ना बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 40 होगा या नहीं, और यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में क्या है -3 है, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहां से दिख गया जाएगा क्या कि n माइनस 1 बराबर 40/3 आ गया भाई, आया ना। तो मैं बोलूं n की वैल्यू बताओ ना भाई, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 40/3 प्लस 1, मतलब 43/3। अब ये तो दिख ही गया कि n इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, इसका मतलब क्या है, अभी जस्ट यहां भी किया था, अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन में किया था ना, यहाँ पे देखो ये वाला n अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होता था कि वो जो टर्म्स आपने लिया है वो अवेलेबल नहीं है उस एपी में, मतलब मैंने जीरो लिया था तो जीरो नहीं आएगा इसमें। ठीक है भाई, जीरो नहीं आया कोई नहीं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा एक टर्म और डायरेक्ट वो नेगेटिव बन जाएगा। तो जीरो जो फ्रैक्शन पे आ रहा है उससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव टर्म होगा, और उसके जस्ट बाद वाला इंटीजर जो होगा पहला नेगेटिव टर्म्स आपका वही होगा। तो बस वही तो हमको जानना था कि पहला नेगेटिव टर्म्स कहां से शुरू हो रहा है। तो ये देख लो 43/3 करोगे तो लगभग वैल्यू क्या हो जाएगी 14 पॉइंट समथिंग होगी, क्यों 14 या 42 होता है, समझ गए, तो 14.33 ऐसे करके आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये जीरो कहां रहा है 14.33 पे, तो 14.33 के बाद जो सबसे पहला इंटीजर होगा वो होगा 15, मतलब 15वां टर्म आपका पक्का नेगेटिव होगा। आप चाहो तो चेक कर लो बच्चे, इस एपी में, इस एपी को अगर लिखते जाओगे तो 15वां टर्म जो आएगा ना वो पहला नेगेटिव टर्म्स आपका जरूर बनेगा। तो चलो नेगेटिव टर्म्स पता चल गया कौन है 15वां टर्म, यानी कि अगर मैं 14 टर्म तक, 14वां टर्म आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो अगर मैं इस एपी को 14 टर्म तक ऐड करूंगा तो वो जो सम आएगा ना वही मैक्सिमम सम अपने को देगा, मानते हो या नहीं। तो बस पता चल गया कि मुझे फॉर मैक्सिमम है ना, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम के लिए है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम के लिए आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा S14 निकालना होगा, 14 टर्म का सम करना पड़ेगा। 14 टर्म का सम क्यों किया, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि 15वां टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, मतलब उससे जस्ट पहले वाले टर्म तक का अगर मैं सम करूंगा तो वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम आएगा। तो चलिए 14/2 n/2 फॉर्मूला लगा दिया है ना, इंटू 2a, a कितना है 40 है, प्लस n-1, तो n की वैल्यू तो 14 ही लेनी है, तो 14-1 इंटू डी की वैल्यू क्या लेनी है -3 बच्चा। इसको सॉल्व करके आप लोग देखना, ये आ जाएगा आपका 284 है ना, इतना तो करोगे भाई कैलकुलेशन। तो यानी कि इस एपी का मैक्सिमम पॉसिबल सम, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो जोड़ होगा टर्म्स का वो 284 हो सकता है।
284 के बाद जैसे ही 15वां टर्म आप ऐड करोगे तो कम हो जाएगी वैल्यू। समझ रहे हो बात को? ये था अपना क्वेश्चन, है ना? अच्छा क्वेश्चन, चलिए फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। बोलो बच्चे, कोई डाउट है तो। हाँ कर सकते हैं निशांत, वेरी गुड, है ना? निशांत का कहना है कि सर हमने डिफरेंशिएशन का यूज कर लिया, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए तो हम तो 12th क्लास में पढ़ते ही है एओडी, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, है ना? डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन होता है तो वैसे भी कर सकते हैं, है ना? तो लेकिन हम लोग डिफरेंशिएशन में नहीं जा रहा है, जैसे क्वाड्रेटिक में भी एक आया था ऐसा क्वेश्चन, है ना? तो अभी हम डिफरेंशिएशन की बात नहीं करें, वैसे कर सकते हैं लेकिन हम इतना भी क्यों, वो तो मैं समझाने के लिए आपको बोला ना। अच्छा 284 लिखा गया, सॉरी 287 होगा, सही बोल रहा है कौन बच्चा? 287 होगा बच्चा, है ना? मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग आपका क्या बोलते हैं 7 इंटू 41 आएगा, तो 7 यहां से और इसको सॉल्व करोगे तो 41 आएगा, तो 7 इंटू 41 287 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन। जैसे आपको बोला इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, वैसे शायद ये एनसीईआरटी वगैरह में भी आता ही है, बट फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, किसी एपी के पहले पी टर्म का सम क्यू है, ठीक है, एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, है ना, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एपी इज पी, ठीक है, देन फाइंड, तो आपको बताना है बच्चा, है ना, देन फाइंड समेशन ऑफ या सम ऑफ, जो भी बोलो, देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, है ना? देखो कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, बस इसमें कंसेप्ट समझने के लिए इसको करते हैं, समझ लो। देखो क्या है, इसने क्या बोला कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, मतलब पहले पी टर्म का जोड़ किसी एपी का क्यू है, तो जैसे एन टर्म को हम लोग एस एन लिखते हैं, तो पी टर्म के सम को क्या लिखेंगे एस पी, तो एस पी की वैल्यू उसने दे रखा है क्यू है भाई, एंड फिर आगे बोला सम ऑफ क्यू टर्म्स, पहले क्यू टर्म्स का सम मतलब एस क्यू, इसकी वैल्यू पी है, समझ गया? सम ऑफ पी टर्म्स क्यू है, सम ऑफ क्यू टर्म्स पी है ना, क्यू पी ऐसे चल रहा है ना, तो कंफ्यूज मत होना। तो आपसे पूछ रहा है कि सम बताओ पहला पी प्लस क्यू टर्म का, मतलब आपको ये बताना है एस पी प्लस क्यू बतानी है, ये कितना आएगा? ओके एक बच्चे का आंसर भी आ गया, ठीक है गुड। चलिए तो कुछ नहीं है, वेरी इजी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं ना, आपको पी प्लस क्यू बताना है, ये बताना है, तो हम कुछ नहीं, आपको ये दो इंफॉर्मेशन पता है बच्चे, तो दोनों का यूज कर लो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो पहले इंफॉर्मेशन पता है उसका यूज कर लो। अब यूज कैसे करेंगे तुम बोलोगे, तो कुछ नहीं, मान लो कि उस एपी का पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, दो चीज चाहिए क्योंकि नंबर और टर्म्स तो पता ही, तो लेट कर लिया, है ना, लेट कर लिया कि उस एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ भाई? तो यहां से हम बोल देंगे कि एस पी बराबर क्यू है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि क्यू बराबर कितने टर्म का सम है, ये पी टर्म का, तो क्या बोलेंगे पी बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, कितने टर्म का सम है पी टर्म का, तो पी माइनस वन इंटू डी, है ना, ये फॉर्मूला लगा दिया कि सम बराबर होता है एन बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो एन की वैल्यू इसने पी दे रखा है कि
पी टर्म का सम इतना है। तो ये तो हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा यहां से आ जाएगा, हम यहां से बोल सकते हैं कि जो क्यू बराबर होगा वो तो लिख लिया, और यहां से क्या बोलेंगे कि सम कितना है, पी है, तो हम क्या लिखेंगे, पी बराबर कितने टर्म का सम है, तो क्यू टर्म का सम है, तो क्यू बाई टी, टू, फिर 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू टी। ये दो इक्वेशन हो गया। अब कुछ नहीं करना, इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, q माइनस पी। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा यहाँ, तो आपको चेक कर लेना है ना, बाकी काफी इजी है। देखो q माइनस पी हो जाएगा, फिर यहाँ से देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने की सीखो। देखो p बाई 2 है और यहाँ 2a, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2a तो यहाँ भी आएगा और 2a यहाँ भी आएगा, तो 2a हमने कॉमन ही ले लिया, तो क्या हो जाएगा इसके साथ, एक तो p बाई 2 हो जाएगा, दूसरा q बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे p बाई 2 माइनस q बाई 2, ये आ गया। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा तो देखते क्या बनता है। तो इसमें कॉमन क्या होगा, एक तो d कॉमन होगा और नीचे में 2 है तो 2 भी कॉमन ले, तो d बाई 2 कॉमन ले लिए, तो यहां से आ जाएगा p इंटू पी माइनस 1, p इंटू पी माइनस 1, ये आएगा बच्चे। और यहां से हो जाएगा माइनस का q इंटू क्यू माइनस 1। लो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो चलो क्या आ गया, यहाँ देखो कुछ नहीं, बस सब्ट्रैक्ट कर कर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो q माइनस पी बराबर, जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम इस वाले टर्म का तो 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो a इंटू पी माइनस क्यू आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आ जाएगा a इंटू पी माइनस क्यू। फिर जब दूसरा टर्म ये वाला टर्म को सॉल्व करो, है ना, तो देख रहा है आपको ये p इंटू पी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर होगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो माइनस का p हो जाएगा, होगा या नहीं। और अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू आएगा, तो लिख लेते हैं, है ना। मैंने बोला था पहले इसमें कुछ नहीं कैलकुलेशन है, तो d बाई 2 इंटू में आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का p, फिर इधर आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू, ये आ जाएगा, ये है ना, क्यू स्क्वायर माइनस, नहीं क्यू स्क्वायर प्लस का क्यूब आ जाएगा, प्लस का क्यूब, क्यू, अच्छा माइनस तो बाहर ही रखे तो ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, ये दो टर्म हो गया, ठीक है। अब यहां से दिख रहा है कि एक बार इसको सॉल्व करो ये राइट साइड वाले को, तो आपको दिखेगा अब ये p माइनस क्यू का टर्म दिखा, तो हमने क्या सोचा कि इधर भी p माइनस क्यू बना लेते हैं ताकि हम कॉमन लेकर कैंसिल भी कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया, इधर यही रहने दिया, और जो इधर वाला टर्म है ना इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपको दिख रहा, तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे तो पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस पी हुए है ना, यहाँ पे क्या है माइनस पी है, और ये माइनस माइनस प्लस क्यू हो जाएगा, है ना। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया p माइनस क्यू, ठीक है। तो ये आ गया, अब आपको यहां से कॉमन दिख जाएगा, देखो p माइनस क्यू, p माइनस क्यू और p माइनस क्यू, ये तीनों जगह से कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर दो, तो इधर तो -1 हो जाएगा, फिर होगा ना, इधर क्या आएगा -1 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये। अच्छा p इज नॉट इक्वल टू q क्वेश्चन में गिवन था, है ना, मतलब इस क्वेश्चन में एक चीज और था कि p और q आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहां से आ जाएगा a प्लस, यहां से क्या हो जाएगा d बाई 2, बच क्या गया p प्लस क्यू और इधर -1, तो p प्लस क्यू -1, ये आ गया, ठीक है। तो इसमें एक चीज और कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं इसका एलसीएम बने, तो इसका एलसीएम लोगे राइट साइड वाले का, तो ये 2 है तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2a प्लस d इंटू p प्लस क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
तो चलो जो आपको निकालना था नाउ, है ना, अब घबराओ नहीं कि सर ये क्या आ गया, सॉल्व तो हुआ ही नहीं। आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू -1 के बराबर, ये जो राइट साइड में लिखा, ठीक है। तो इसी का यूज हो जाएगा। देखो कैसे, हमको निकालना था सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म क्या होगा, पी प्लस क्यू, एन की जगह हो जाएगा पी प्लस क्यू, क्योंकि इतने टर्म का सम, फिर 2a, ठीक है, प्लस n-1। तो n की वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू n-1 इंटू टी। लो आ गया। तो यहां से आपको दिख रहा बच्चा पार्टी, देखो ये पूरा वैल्यू देखो, और यहाँ पे ये पूरा वैल्यू देखो, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? देखो ध्यान से, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू -1/2, ये भी वही है, 2a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है, तो पुट कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का p प्लस क्यू। यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं, जस्ट फॉर थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, ये हमने यहाँ पर करा, ठीक है बच्चों। चलिए, और भी आपको होमवर्क मिलता रहेगा, है ना। अभी के लिए पहले ये आप लिख लिए। चलो और क्वेश्चन करना है, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। इसको पहले देख लो आप लोग एक बार, है ना, कोई स्टेप्स में समझने में अगर दिक्कत है तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप। चलिए, नहीं है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगले क्वेश्चन में देखो, आपको ना टीएन लिखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, है ना, ताकि आप उसको क्वेश्चन में यूज कर सकें, जनरल टर्म एपी का लिखने का। तो ऐसे नोट देकर लिखो, नोट नंबर 1, ठीक है। आपको पता है टीएन जो है हम ऐसे लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं, है ना बच्चा, यही लिखते हैं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, मतलब थोड़ा सा आपको टाइम सेव होगा, ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा सेव हो जाता है। देखो कैसे, तो ये जो चीज है आपको दिख रहा है, अगर टीएन ये है तो क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो मैं बोलूं इसी में अगर टी आर बताओ, तो n की जगह r हो जाएगा। आप बोलोगे सर a प्लस r-1 इंटू डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, a प्लस r इंटू डी माइनस r, ये आएगा, सॉरी माइनस p, टी से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो यहां से आपको क्या मिल गया, टी आर बराबर डी इंटू आर प्लस ए माइनस डी मिल गया, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये क्या एक आरएच टर्म है उस एपी का, जिसका फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस बी है ना। तो मैं बोलूं अगर मैं आरएच टर्म निकालना हूं, तो आर के रिस्पेक्ट में ये क्या है, लीनियर है ना। अब आर के रिस्पेक्ट में लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे मैं बोलूं x प्लस 2 बराबर 0, तो ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन x है ना। जैसे मैं लिखा 2t प्लस 3, तो ये क्या है, लीनियर इन t हो गया, क्योंकि t की पावर 1 है। तो उसी टाइप से अगर आप यहां देखोगे तो d और a तो गिवन कांस्टेंट है, तो d और a अगर कांस्टेंट है तो ये r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r की पावर 1 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो गिवन rh टर्म है ये r के रिस्पेक्ट में लीनियर आएगा। इतनी बात पहले समझ में आएगी कि वो पक्का लीनियर आएगा। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दिस इज लीनियर, है ना, लीनियर एक्सप्रेशन। ये कुछ भी होगा लेकिन एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा इन r के रिस्पेक्ट में लीनियर होगा। अच्छा, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि दुनिया में कोई भी एपी है ना, कोई भी एपी, चाहे कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, कोई भी एपी हो, तो लिख लो
कि फॉर एन एपी, है ना, फॉर एन एपी its rh term will be linear expression of r, है ना, for an ap its rh term, पेन को क्या, its rh term will be linear expression, है ना, लीनियर एक्सप्रेशन, है ना, एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा किसका, आर का। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, या फिर इसी को अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखा मैंने कि मान लो आपको कोई सीक्वेंस दे दिया, बोला एपी नहीं है, बस दे दिया कि ये सीक्वेंस है, और जिसमें बोल दिया nth टर्म या rth टर्म, nth टर्म तो n के टर्म्स में लीनियर होगा अगर वो एपी होगा, तो rth टर्म r के टर्म्स में लीनियर होगा अगर वो एपी होगा। तो अगर इसी चीज को आपको ऐसे बोला जाए, है ना, कि एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है ना, एनी सीक्वेंस कुछ rth टर्म, मान लो उसका rth टर्म या nth टर्म कोई भी आपने निकाला, अभी आपको पता नहीं कि एपी है क्या है, मान लो उसका rth टर्म आपको पता चल गया, कुछ rth टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन, अगर वो लीनियर है r में, इज लीनियर, है ना, एक्सप्रेशन लिख लेना पूरा, इज लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ r, अगर वो r का ही लीनियर एक्सप्रेशन है, देन वो सीक्वेंस पक्का क्या होगा, देन द सीक्वेंस विल बी एपी, वो सीक्वेंस पक्का आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको बहुत हेल्प करता है किसी भी सीक्वेंस को समझने के लिए, कि मान लो कोई सीक्वेंस दे दिया और उसका जनरल टर्म बोल देगा कि बताओ अगर जनरल टर्म ये है तो ये क्या होगा, तो आपको चेक नहीं करना है, अगर वो लीनियर है तो एपी होगा, लीनियर नहीं है तो एपी नहीं होगा। पहले तो इतना समझ गए, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब जो शॉर्ट ट्रिक है उस पर आते हैं, है ना, इसका मतलब ये हो गया कि हम कोई भी एपी का जो rh टर्म है वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा आर का, तो लीनियर एक्सप्रेशन आर का होगा तो आर के साथ कुछ मल्टीपल होगा, मान लो 1 होगा या कुछ भी, तो मान लिया वो अल्फा है, और साथ में कुछ कांस्टेंट ऐड होगा। कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन कैसा होता है, जैसे x में लीनियर एक्सप्रेशन तो 2x, इसमें कुछ कांस्टेंट आ जाता है, या फिर x + 5, ये सब क्या है, लीनियर। तो लीनियर एक्सप्रेशन का एक वेरिएबल में जो जनरल फॉर्म होता है यही होता है, इस टाइप से ये आता है, जैसे आपको याद होगा ax + b, तो ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन इन x है, अगर a और b कांस्टेंट है तो। उसी टाइप से r में तो अल्फा और बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो ये tr हो जाएगा। अगर tr ये है तो इसका मतलब tr-1 क्या होगा बच्चा, तो tr-1 निकालोगे तो r की जगह r-1 कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, है ना। हम इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस दोनों का डिफरेंस निकालो, तो इस दोनों का मतलब tr में से tr-1 को माइनस कर दो, तो करोगे तो अल्फा और कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा, ये माइनस अल्फा बचेगा, ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या पता चला कि ये आ गया आपका माइनस का अल्फा, ठीक है। तो ये जो अल्फा आया ये क्या है, कांस्टेंट है, तो दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है ना। तो अगर दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा तो पक्का क्या होगा, एपी तो होगा, यानी कि जो हमने ये चीज लिखा था लीनियर एक्सप्रेशन वो वेरीफाई हो गया यहां से, ठीक है। चलिए अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो एग्जांपल से समझो। ये सब चीज जो अभी बताया ना, इसमें पूरे चीज में बस एक चीज याद रखना है कि जो एपी का जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा। अगर n में लिखा है तो n के टर्म्स में लीनियर होगा, r में लिखा तो r के टर्म्स में लीनियर होगा, t में लिखा तो t के टर्म्स में लीनियर एक्सप्रेशन होगा। लीनियर का मतलब उसकी पावर 1 हो, ठीक है। अब इसका यूज हम ऐसे करते हैं, जैसे देखो मान के चलो आपको दे दिया जाए एक एपी दे दिया जाए, लेट सपोज आपको एपी दे दिया, कुछ भी ले लो, लाइक ले लिया 3 ले लिया, 8 ले लिया, 13 ले लिया, ऐसे एक एपी आपको दे दिया। अब एक बच्चा बोलता है कि सर इसका जनरल टर्म लिखना,
तो एक बच्चा ने बोला कि सर जनरल टर्म लिखना तो हमको आता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। हाँ लिख सकते हैं, तो लिखो भाई। इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, इसका जनरल टर्म आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है 3 है, n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है बच्चा 5 है, 8 में से 3 गया तो 5। तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 5, मतलब कितना आ गया 5n माइनस का 2, ये आ गया जनरल। अब इस चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। बोलोगे सर कैसे, डायरेक्ट हम यहां आ जाएंगे क्या 5n माइनस 2 पे, तो बिल्कुल आ जाएंगे, देखो कैसे। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, है ना, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, अच्छा ये मैंने डिफरेंस गलत कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्फा ही आएगा, ठीक है। चलो, तो यहां से आपको एक चीज दिखेगा कि जो जनरल टर्म मुझे लिखना है, मान लो nth टर्म लिखना है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, जैसे rth टर्म लिखना है मतलब वो r का लीनियर एक्सप्रेशन होगा, तो nth टर्म लिखना है तो n का लीनियर एक्सप्रेशन होगा। पहला चीज तो समझ गया कि n आएगा और उसके साथ कुछ कांस्टेंट आएगा प्लस में, और मल्टीप्लाई में भी कुछ होगा। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई में अल्फा है, तो अल्फा क्या है, इस दोनों टर्म का अगर डिफरेंस अल्फा आ रहा है तो अल्फा ही तो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। अरे दो टर्म का जो डिफरेंस होता है वही तो कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो अल्फा है ना बच्चा, जो अल्फा है वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब जो आर का मल्टीपल है ना वही कॉमन डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एन का मल्टीपल होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो तुरंत देख लिया 8 में से 3 गया तो 5, मतलब पक्का 5 एन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा टर्म मतलब बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सीख लो। तो आप क्या करो, एन की वैल्यू 1 रखने पे 3 आना चाहिए, क्योंकि पहला टर्म 3 है, तो एन की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 3 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए सर। तो एन की वैल्यू इसमें 1 रखो, कितना आ गया 5, 5 में से कितना माइनस करेंगे कि 3 बन जाए, तो 2 माइनस करना पड़ेगा। तो लो डायरेक्ट हमने आपका जनरल टर्म लिख दिया। एक बार और करते हैं, एक और नए एग्जांपल के साथ, फिर और क्लियर होगा। देखो मान लो आपको दे दिया 2 है ना, 6 10 14 ऐसे दे दिया, बोला कि इस एपी का जनरल टर्म लिखो। तो एक तो तरीका ये फॉर्मूला लगाओ भाई, फिर सॉल्व कर जनरल टर्म लिख लिया। अच्छा, विदाउट फॉर्मूला लगाए लिखना है, फटाफट ट्रिक से क्या 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 करेंगे, आपको पता है जनरल टर्म मतलब nth टर्म, n का लीनियर एक्सप्रेशन मतलब n आएगा एक पक्का, फिर n का मल्टीपल आएगा, n का मल्टीपल कौन होगा, तो कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस कितना है फटाफट बोलो, तो इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4n। अच्छा, फिर अब इसके आगे प्लस या माइनस में कुछ होगा, प्लस या माइनस में, वो कैसे पता करेंगे, तो आप n की वैल्यू 1 रखने पे पहला टर्म आना चाहिए भाई, तो n की वैल्यू 1 रखने पे 2 आना चाहिए। तो देख लो इसमें n की वैल्यू 1 रखा तो 4n हो गया, 4n में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। आप करके देखो बच्चे, इसका जनरल टर्म यही आएगा। तो है ना थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक टाइप, है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम सेव ही हो जाएगा, पहले ये लिखेंगे फिर कैलकुलेशन करके यहाँ पहुंचेंगे, है ना। तो आप लोग बताओ एक फटाफट देखते हैं, जो ट्रिक है ना उसी से, है ना, कुछ नहीं है, आपको बस बता देना। जैसे मान लो आपको दे दिया मैंने 1 3 5 7, बताओ इसका जनरल टर्म क्या आएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है, टीएन आपको बताना है, टीएन। टू एन माइनस वन, है ना, गुड। तो कुछ नहीं, एन का मल्टीपल होगा, एन का मल्टीपल क्या आएगा, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना 2 है तो 2n। अब इसमें n की वैल्यू 1 रखने पे 1 ही आना चाहिए, तो n की वैल्यू 1 रखो तो पहला टर्म 1 आना चाहिए, तो 2 हो गया, तो 2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो यही आंसर होगा। चलो, तो इनफ ऑफ एक्सप्लेनिंग, शॉर्ट ट्रिक समझ गया। अच्छा, नोट 2 भी लिख ही लो, है ना, बाकी ये उतना एज सच यूज नहीं होगा, फिर भी लिख लो नोट 2। जैसे आपको पता चल गया कि जनरल टर्म जो होता है वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है। दूसरी टाइप से दिमाग में आ रहा होगा सर सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, तो खुद देख लो, सम ऑफ एन टर्म्स होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, करो एक बार,
इसको इसको करो, सॉरी, तो देखो इसको ऐसे लिख लो, n बाई 2 को रहने दो, ये n से d मल्टीप्लाई होगा तो n d हो जाए, और ये माइनस डी और 2a को एक साथ रखो, है ना, कुछ नहीं किया, इससे मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म को, तो एन डी यहाँ लिख दिया, माइनस डी इसके साथ 2a के साथ लिख दिया, ये आ गया। अब n बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा d बाई 2 इंटू एन स्क्वायर आएगा। फिर इस n बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या है, 2a माइनस डी बाई 2 इंटू एन आ जाएगा। तो आपको क्या देखा, जब आपने सबको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या दिखा, एन स्क्वायर का एक टर्म दिखा, ये एन स्क्वायर का टर्म दिखा और एक एन का टर्म दिखा। तो कहीं भी आपको इस टाइप का टर्म देखते क्या होता है, 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो आप क्या बोलते हैं कि सर ये जो है ना एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि x की पावर 2 है। किसके टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो x की टर्म में क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट जैसे +3 -3 ऐसा कुछ टर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि एक तो x स्क्वायर का टर्म है और एक x का टर्म है, तो ये कैसा क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक तो है क्योंकि x की पावर 2 है हाईएस्ट, और इस क्वाड्रेटिक में क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं। जैसे जनरली क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ऐसे होता है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो ये कांस्टेंट होता है -1, है ना। तो यहां पर भी यही है, देखो n स्क्वायर है और n का टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज क्वाड्रेटिक इन n। ध्यान से आया, जनरल टर्म जो होता है वो लीनियर इन एन होता है, जबकि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इन एन। क्वाड्रेटिक इन एन होता है, कैसा क्वाड्रेटिक, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब बिना एन वाला टर्म नहीं होगा। अगर आप सम का एक्सप्रेशन देख रहे हो तो उसमें एन स्क्वायर का टर्म होगा और एन का टर्म होगा, कांस्टेंट नहीं है। मान लो कोई कहीं पर लिखा है ऐसे, एस एन बराबर 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, कोई पूछे क्या ये एपी का सम हो सकता है, तो आप सीधा देखकर बोल दो कि ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एन स्क्वायर में तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन -1 कांस्टेंट आ गया ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई बोले कि ऐसे है, मान लो 4n स्क्वायर माइनस n, क्या ये किसी क्वाड्रेटिक का सम हो सकता है, तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब चेक करना। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि होगा, इसमें तो था ही नहीं पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट आ गया। तो अगर सम है एन स्क्वायर और एन के टर्म्स में है तो पक्का वो क्वाड्रेटिक इन एन होगा, बट कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, है ना, बट कांस्टेंट टर्म नॉट अवेलेबल, कांस्टेंट टर्म वहां अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो बस ये दो छोटी चीज आपको बतानी थी कि लीनियर जनरल टर्म जो होता है वो लीनियर होता है बच्चा, है ना, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, और जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है वो आपका क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक इन एन होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब देखो जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है ना, उसको हम लोग यूज करते जाएंगे ट्रिक को क्वेश्चन सॉल्व करने में। फटाफट लिखो क्वेश्चन में आपको बताना है, चलो इजी क्वेश्चन है बट फिर भी एक बार कर लो। बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, है ना, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 है, पहला टर्म उसका 5 है, ये 5 है, और द लास्ट टर्म भी दे रखा है ना, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म 45 है, एंड द कॉमन डिफरेंस, सॉरी, एंड द सम दे रखा है, कॉमन डिफरेंस सम दे रखा है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स भी बताना है और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। चलो फटाफट बताओ, क्वेश्चन समझ में आया। बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का पहला टर्म 5 है बच्चे, लास्ट टर्म दे रखा है 45 है,
और उसका सम जो है 400 है। तो आपको बताना है नंबर और टर्म्स। तो उसमें कितने नंबर और टर्म्स होंगे, मतलब 5 से शुरू हो रहा है और 45 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका सम जो है ना, इस पूरे टर्म्स का जो सम है वो उसने दे रखा है, सम जो है 400 है। तो आपको बताना है कि यहां से यहां तक कितने टर्म्स लिखे हुए हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे? जो सम का दूसरा वाला फॉर्मूला था ना वो यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या है दूसरा वाला फॉर्मूला बताओ? सम का था कि n टर्म का जो सम होता है वो होता है आपका n/2, होता है ना बच्चे, n/2। मान लिया कि n टर्म्स लिखे इनटू फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही तो होता है। तो यूज कर लिया। सम कितना है 400, n की वैल्यू तो निकालनी ही है। फर्स्ट टर्म कितना है 5, लास्ट टर्म कितना है 45। तो समझिए 45 5 50 हो जाएगा, 50 और 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 25। तो n बराबर हो जाएगा 400 बट्टा कितना भाई 25। तो ये कितना आ गया 16, है ना। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे ने आंसर कर दिया। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है इसमें और एक और पार्ट है, एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी आपको बताना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे बताएंगे बताओ भाई? कॉमन डिफरेंस का दो मेथड बताता हूं, एक मेथड 1 एक मेथड 2। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक तो लेंथी मेथड, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एक बिना कैलकुलेशन का भी है। ध्रुव चेक करो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 2.6। आई डोंट नो, आंसर तो मुझे भी नहीं पता, हो भी सकता। देखते हैं। ओके बिट्टू 8/3, ठीक है भाई, है ना। 8/3 क्या हो जाएगा, है ना, 2 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। चलो, तो क्या है देखो, कॉमन डिफरेंस एक तो तरीका ये है जो सिंपल बिना दिमाग वाला तरीका ये है कि कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो आपको तो एक चीज तो पता चल ही गया, क्या पता चल गया कि ये जो एपी है ये 5 से शुरू हो रहा है 45 तक खत्म हो रहा है। तो 5 से शुरू हो रहा है 45 पे खत्म हो रहा है। और इसमें नंबर और टर्म्स भी पता है कि 16 है, यहां से यहां 16 है क्योंकि अभी निकाला, ठीक है। और 16 टर्म का सम इसने दे रखा है 400, है ना। तो दो तरीके हैं कि या तो आप टीएन वाला मेथड लगा लो, क्योंकि 16 टर्म है तो लास्ट टर्म 45 है, T16 क्या होगा 45, तो वही वाला लगा लो। T16 इसका 45 आना चाहिए, ठीक है। T16 लिखेंगे कैसे? तो मान लो कॉमन डिफरेंस D है ना भाई। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका D। तो आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म, है ना, a प्लस n-1, मतलब 16 - 1 इंटू डी बराबर 45, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से d की वैल्यू 8/3 आ जाए। समझ में आ गया? करना है कि नहीं? क्लियर हुआ? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45 होगा। चलिए, दूसरा क्या है कि हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते थे। क्या? तुम ऐसे देखो कि 5 से शुरू हो रहा है और 45 पे खत्म हो रहा है ना। ध्यान से देखते रहो। तो जैसे आपको मैं ये बताऊं a प्लस डी, a+2d, एक जनरल टर्म याद है आपको, ऐसे होता है एपी का। तो इस जनरल टर्म में आपको एक चीज दिखेगा, है ना, कि जो दूसरा, जैसे ये पहला टर्म है, पहले से अगर मैं दूसरा में जा रहा हूं तो कितने का डिफरेंस है? तो तुम बोलोगे सर डी का डिफरेंस। डिफरेंस पूछ रहा हूं, पहला टर्म और दूसरे टर्म का डिफरेंस। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, डी आ जाएगा। फिर मैं बोलूं पहला और तीसरा टर्म का डिफरेंस बताओ, तो तुम बोलोगे सर a+2d में से a को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा। फिर सिमिलरली मान लो चौथा टर्म ये है,
तो मैं बोलूं पहला और चौथे टर्म का डिफरेंस बताओ, तो तुम बोलोगे सर 3D होगा। समझ में आ रहा लॉजिक? समझ में, देखो इसका यूज कर सकते हो दूसरे क्वेश्चन में, अच्छा कंसेप्ट है। देखो क्या, पहला टर्म का अगर दूसरे के साथ डिफरेंस लिया तो D आया, तीसरे के साथ लिया तो 2D आया, चौथे के साथ लिया तो 3D आया। एपी में ऐसा होता है, एपी की बात चल रही है ना। तो अगर पांचवें के साथ लूंगा तो 4D आएगा, मतलब पांचवें के साथ तो 4 आ रहा है, जैसे चौथे के साथ तो 3 आया है ना, तीसरे के साथ तो 2 आया, दूसरे के साथ तो 1 आया, मतलब एक कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर पहला टर्म और ये जो लास्ट वाला टर्म है इस दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, तो पहला टर्म और ये लास्ट में कितने टर्म थे, 16वां टर्म था। ये तो पता ही था आपको ना, ये पहला टर्म है और ये 16वां टर्म है, टोटल 16 टर्म है। तो जब मैं पहला टर्म का 16वें टर्म से डिफरेंस लूंगा तो कितना आना चाहिए, 16 है तो 15D के बराबर आना चाहिए। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, कि 45 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 15D। तो यहां से डायरेक्ट सॉल्व हो गया, करो भाई कितना हो जाएगा, 40/15, ये D के बराबर है। 5 तिहाई 15, 5 8 40, तो 8/3 यही आया ना। अच्छा डिफरेंस बोला हूं, डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। मतलब तुम ऐसे भी सोचो कि जो बाद वाला टर्म है ना उसमें से इसको घटाना है। ऐसा अब कोई बच्चा बोलेगा सर 5 में से 45 क्यों नहीं घटा है, तो अगर आप a में से a प्लस d को घटाएंगे तो माइनस d आएगा, d नहीं आएगा, तो इसीलिए बाद वाले में से इसको घटाना है। क्लियर हुआ? तो यह एज ए शॉर्ट ट्रिक आप ये यूज कर सकते हो। क्या था इसमें सीखने को, क्या मिला कि अगर पहला टर्म का मान लो 10वें टर्म से डिफरेंस लेना, तो मतलब अगर कॉमन डिफरेंस d है तो किसके बराबर हो जाएगा, 9D के बराबर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, हम इसको आगे भी यूज करेंगे। हाँ ठीक है ध्रुव, ओके चलिए क्लियर हुआ। चलो तो अगर ये समझे हो तो चलो आपको देता हूं ब्रेक, है ना, आई थिंक टाइम हो गया है ना। ब्रेक के बाद है ना, ब्रेक थोड़ा पहले आ जाना, बिकॉज क्या है ना आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।